ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर न्यूज इंडिया में। आपको बता दें कि हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़े हुए हैं, प्रमुख संवाददाता मनीष श्रीवास्तव उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ संवाददाता राजधानी जयपुर से रमेश पुरोहित जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपके पास आना चाहूंगा ब्रेक पे जाने से पहले। जिस प्रकार से मनीष भी कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था के ऊपर भी एक व्यापक असर पड़ेगा और आरबीआई ने जो 3 महीने की जो एक योजना दी है तमाम व्यापारियों को और आम आदमी को, वो कितनी क्या फायदेमंद होगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर रमेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से पूरे विश्व में कोरोना संकट चल रहा है और ऐसे में तमाम इंडस्ट्रियां बंद हैं और कई जो आईटी इंडस्ट्रीज हैं जो कि वर्क फ्रॉम होम भी करवा रही है, लेकिन उसके बाद भी कई एम्प्लॉयज की छटनी हुई है। ऐसे में अगर हम बात करें इंडियन रेलवे की, जो कि पूरे विश्व में माना जाता है इंडियन रेलवे एक सबसे बड़ी एक प्रकार से इंडस्ट्री है और इसका जो स्वरूप है बहुत व्यापक है, और पिछले लॉकडाउन के समय से पिछले लगभग 1-1.5 महीने से रेलवे भी पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। और अगर भारत में हम बात करें तो रेलवे काफी लॉस में भी जा रही थी पहले से ही, और अब चूंकि ये बंद हो चुकी है तो ना सिर्फ रेलवे पर बल्कि इस रेल के चलने से जो और भी जो छोटे व्यापारी थे उनकी भी आमदनी पर असर पड़ा है, उनके भी व्यापार पर असर पड़ा है। तो क्या आपको लगता है कि अब इन व्यापारियों की आमदनी के लिए और रेलवे जो कि पहले से लॉस में जा रही थी उसको वापस से एक तो लॉस में से हटाने के लिए और ये वापस आर्थिक स्थिति के हिसाब से पटरी पर आ जाए, उसके लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? उमंग जी, सही बात तो ये है कि जो भारतीय जो रेल है वो दुनिया की एकमात्र ऐसी रेल है जो है रोजगार के अवसर पैदा करती है जी। रोजगार के अवसर पैदा करने का मतलब ये है कि जिन जिन रूट्स से ये ट्रेनें गुजरती हैं पर डे जो हजारों की संख्या में और करोड़ों यात्रियों का जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो आना जाना रहता है, तो उससे न केवल जो व्यक्ति विशेष जो यात्रा कर रहा है वह ही प्रभावित हो रहा है या वो लेकिन उससे जुड़े हुए जो जंक्शंस है, जहाँ जहाँ ट्रेनें रुकती हैं, वहां पर जो ठेले पे जो सामान बेचने वाले हैं, आप देखेंगे अभी इन पिछले 1-1.5 महीने में वो सारे स्टेशन सुने पड़े हैं। उन लोगों के पास में कोई काम काज नहीं। मैं अगर जयपुर की बात करूं तो जयपुर जंक्शन में खान पान एक ऐसा है जो हर 10 कोस पे बदलता है, और जहां पे भी ट्रेनें आप देखिए, आपने भी यात्रा में सफर किया होगा, जहां पे भी रुकती है कम से कम आप चाय पीते हो और कुछ नहीं है तो नाश्ते के लिए वहां की जो विशेष जो वस्तुएं होती है, खाद्य पदार्थ होते हैं, वो खाने को उतरते हैं। जैसे मैं मेरठा रोड की बात करूं कि आप जोधपुर की तरफ जाते हो या जैसलमेर की तरफ जाते हो, बाड़मेर की तरफ जाते हो, तो उन जंक्शनों पर विशेष जो खान पान की जो व्यंजन होते हैं वो आपको आकर्षित करते हैं, और आप चाहे मन हो या ना हो, लेकिन मेरठा रोड पे आप उतर करके जो है जो नमकीन जो कचौरियां जो मिलती है या जो पकौड़े जो मिलते हैं उसका स्वाद जरूर लेगा वो। और इसी तरह से जो पॉकरन है या आपके जो मारवाड़ जंक्शन की जो चमचम है वो खाएगा, और अगर खाएगा नहीं तो वो जहाँ जा रहा है वो लेके जाएगा, तो 1-2 किलो वो साथ में पैक करके भी ले जाता है। जी बिल्कुल। तो पुरोहित जी माफ कीजिएगा, बीच में आपको रोकना पड़ रहा है। हमारे साथ में मनीष श्रीवास्तव हमारे प्रमुख संवाददाता जुड़े हुए। मनीष, यही सवाल अभी आपसे भी है कि जैसे कि अभी पुरोहित जी भी बता रहे थे कि रेलवे का जो एक पूरा जो रूट है उस रूट पर ही रेलवे कई ऐसे रोजगार भी पैदा करता है जिससे एक परिवार की आर्थिक स्थिति तो अच्छी हो ही हो, साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी कुछ ना कुछ असर वो डालते हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं, कई ऐसे स्थान हैं जो टूरिज्म की दृष्टि से काफी एक अहम स्थान रखते हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में। क्या आपको लगता है कि एक तो टूरिज्म इंडस्ट्री लगभग अभी बहुत ज्यादा आर्थिक घाटे में जा चुकी है और उसकी वजह से होटल इंडस्ट्री घाटे में जा रही है, और इन दोनों की वजह से जो वहां पर जो टैक्सी जो लोग बाग चलाते हैं, जो टूरिस्ट को इधर से उधर लेकर जाते हैं, वो लोग भी अब घर पे बैठे। क्या लगता है मनीष आपको कि हम इन सारी चीजों से कैसे उबर पाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से लिंक है? देखिए उमंग, आपने बहुत सही प्रश्न उठाया। सबसे
ज्यादा अगर नुकसान किसी क्षेत्र को भारत में पहुंचा है तो वो पर्यटन उद्योग को पहुंचा है। पर्यटन उद्योग पूरी तरह से ठप हो चुका है और जैसा कि पहले ही ये माना जा रहा था कि जो एयरपोर्ट वगैरह और भी जो अन्य जो है साधन है वो पहले ही कई कंपनियां पहले से घाटे में थी। आपने देखा होगा जेट एयरवेज और ये तमाम ऐसी कंपनियां थी जो बिकने की कगार पे आ गई हैं और अपने आप को दिवालिया घोषित कर चुकी हैं। अब बात आपने रेलवे की उठाई है तो रेलवे चूंकि पहले से ही घाटे में थी उमंग, बीते वित्तीय वर्ष में तकरीबन 1,90,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था इनका और ये 1,80,000 करोड़ ही अर्जित कर पाई थी। तो और अब आप जो लॉकडाउन हुआ है, लॉकडाउन से रेलवे को एक तगड़ी चपत लगी है उमंग, तकरीबन 20,000 करोड़ की ये चपत लगी है। इससे रेलवे कैसे उबरेगी ये तो नहीं पता, लेकिन जब लॉकडाउन खुलेगा उमंग, पूरे देश में लोग अलग अलग हिस्सों में हैं और अपने अपने घरों पे हैं, मान लीजिए कि वो लौटते हैं तो ये माना जा रहा है कि 3 मई के बाद अगर रेलवे का परिचालन शुरू होता है तो रेलवे को तकरीबन 500 विशेष ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ेंगी जिससे रेलवे को कुछ राहत मिले। लेकिन रेलवे की स्थिति जो है मतलब वो बहुत ही नीचे आ चुकी है और रेलवे बोर्ड के जो अफसर हैं उनका भी कहना है क्योंकि वित्तीय वर्ष की स्टार्टिंग में ही जो पहली तिमाही होती है वही डिसाइड करती है कि पूरे साल का राजस्व किस प्रकार से निर्धारित होगा। तो चूंकि पहली ही तिमाही चालू वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही हथौड़ा चल चुका है रेलवे की आय पर, तो ऐसे में जो पुराना घाटा था उससे उबरने की उम्मीद तो पहले ही धूल धूसरित हो गई है। और अब जो आने वाला समय है उसमें रेलवे कुछ नियम जरूर लागू करने की संभावना जता रही है, लेकिन रेल यातायात पूरी तरह से संभावना जो है वो कम है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक कर रहा है कि अगर कोरोना से बचना है तो सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो करनी पड़ेगी। अगर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी पड़ेगी तो रेलवे में सफर करने से लोग हिचकिचाएंगे उमंग, बसों में सफर करने से हिचकिचाएंगे। कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के को फॉलो करने से मतलब इनका जो राजस्व है, जो परिचालन है, उस पर एक व्यापक असर पड़ेगा और लोग लंबे समय तक, ये जरूरी नहीं है कि लॉकडाउन खुलने के बाद कोरोना की स्थिति सुधरेगी। हाँ, कोरोना की स्थिति सुधर रही है, जैसा कि अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुलना की है कई अलग अलग देशों से, जिसमें यह पाया है कि भारत में 16,000 से 32,000 के बीच में जो केसेस हुए हैं वो तकरीबन 10 से 12 दिन में हुए, जबकि यही आंकड़ा जो केसेस के डबलिंग होने का है, जिसके आधार पर 3 जोन बना करके एक पूरी व्यापक रणनीति लॉकडाउन खुलने के बाद की बनाई जा रही है, वो अमेरिका में 2 दिन है, इटली में 5 दिन है, स्पेन में 4 और फ्रांस में 5 दिन है। सिर्फ एक देश कनाडा है जो इकलौता देश है जो भारत से बेहतर स्थिति में है और यहाँ पर 12 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मामले दोगुने होने की संख्या भारत में कम हो रही है। कोरोना की चेन लेकिन अभी भी नहीं टूट पा रही है। इस चेन को तोड़ना जरूरी है और इस चेन को तोड़ने के लिए सबसे पहला काम जो सरकारों को, प्रशासनिक तंत्र को करना है वो ये है, जो अप्रत्यक्ष तौर पर लोगों के संपर्क में आए हैं, कोरोना पॉजिटिव संपर्क में आए, उनको ढूंढे। लेकिन उनको ढूंढने का काम किसी भी जिले में बहुत गंभीरता से नहीं हो रहा है उमंग। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। इंदौर के मेडिकल कॉलेज में एक महिला डॉक्टर संक्रमित होती है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री लखनऊ और झांसी की होती है। लेकिन लखनऊ और झांसी में जो स्थानीय प्रशासन है, जब उसकी न्यूज इंडिया से बात हुई तो उन लोगों को पता ही नहीं है कि कोरोना पॉजिटिव पेशेंट यहाँ आई है, 10-15 दिन रही है, उसके बाद जाके इंदौर में संक्रमित हुई है। जी बिल्कुल मनीष, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। इस चर्चा को रखने का मुख्य उद्देश्य ही यही था। जो भी लोग एक दूसरे राज्यों में मूव कर रहे हैं, असली डर यही है जिसका उल्लेख अभी आपने किया। इंदौर की उस डॉक्टर का लखनऊ और झांसी से वो निकली है तो किसी को पता ही नहीं है कि वो कोरोना से संक्रमित है या नहीं। यही मुख्य उद्देश्य है मनीष, और यही डर है। प्रवासियों का आवागमन अपने अपने राज्यों में हो रहा है, अच्छी बात है, लोग प्रयास कर रहे हैं, लोगों को अपने घरों तक आना भी है, लेकिन इस डर का क्या करें, इससे कैसे निपटेंगे? क्योंकि ये तो सिर्फ एक डॉक्टर थी, इसका पता पड़ गया। अब जब मजदूर लोग हैं, जो हमारे गरीब भाई बहन हैं, वो अपने पूरे परिवार के साथ में मूव करेंगे, तब इस चीज से कैसे निपटा जाएगा? उमंग, देखिए स्थितियां आ चुकी हैं। आप अगर देखेंगे तो सब्जी वाले, फल वाले और तमाम दिहाड़ी तबका भी कोरोना संक्रमितों की सूची में आ चुका और इनके संपर्क में जो लोग आ रहे हैं उनका पता नहीं चल रहा है। तो ऐसे में प्रवासी मजदूरों को लेकर के देखिए पहल शुरू हुई है, ये अच्छी बात है। बाकायदा जो है तमिलनाडु से जो है ट्रेन भी अभी चली है, कुछ देर पहले की बात है, बाकायदा ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन चलाई गई है, ये अच्छी बात है। लेकिन इसका एक व्यापक असर जरूर पड़ेगा और अगर ये कोरोना वायरस की चेन छोटे इलाकों तक पहुंच गई तो इसको संभालना बहुत
मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकारों ने ध्यान तो दिया है कि हम जांच करेंगे, जांच के बाद 14 दिन क्वारंटाइन पीरियड में रखेंगे और उसके बाद उन लोगों को जाने देंगे। लेकिन यहाँ ये भी देखना जरूरी होगा उमंग की जो वायरस का ट्रेंड है वो लगातार बदल रहा है। वायरस पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव भी कर रहा है लोगों को, और कोरोना के तमाम लक्षण लोगों में नहीं दिखाई दे रहे फिर भी वो पॉजिटिव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वायरस का ट्रेंड भी बदल रहा है। इसको भी सरकारों को, स्वास्थ्य मंत्रालयों को और विशेषज्ञों को देखना होगा। बड़ी संख्या में प्रवासी एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट कर रहे हैं। ये वाकई चिंता का विषय है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पहले ही दिन कह दिया था कि आप लोग जहां हैं वहीं पे रहिए और लॉकडाउन ही एकलौता विकल्प था, जिसकी वजह से केसेस डबलिंग होने की जो रफ्तार है वो बेहद कम हो गई है। जिन देशों ने लॉकडाउन नहीं किया है वहां पे संक्रमितों का आंकड़ा अत्यंत लाखों तक में चला गया है। जी बिल्कुल मनीष, आप हमारे साथ में इस चर्चा में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड से हमारे वरिष्ठ संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। महावीर जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से अभी बात चल रही थी प्रवासियों की, एक राज्य से दूसरे राज्य में वो मूव करेंगे, और इंदौर की एक डॉक्टर का यहाँ पर जिक्र किया हमारे प्रमुख संवाददाता मनीष श्रीवास्तव ने, और यही डर लगा हुआ है महावीर जी की जिस प्रकार से लोग एक दूसरे राज्यों में मूव करेंगे तो संक्रमण भी एक राज्य से दूसरे राज्य में मूव करेगा। खैर, उत्तराखंड में अच्छी बात है, केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। 10 लोगों के साथ में मिलकर पूरे विधि विधान से कपाट को खोला गया था। लेकिन अब सवाल वही है, केदारनाथ धाम के कपाट खुल चुके हैं। उत्तराखंड देवभूमि जिसे कहा जाता है, बड़े पैमाने पर उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था भी टूरिज्म पर टिकी है। क्या कहेंगे महावीर जी? बिल्कुल, देखिए उमंग, अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो धार्मिक पर्यटन है उस पर यहाँ पर बहुत हद तक निर्भर करता है। और जिस तरह से अभी जो है 26 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुले थे, और उसके बाद अभी 29 अप्रैल को जो है बाबा केदार के कपाट खुले हैं, और कपाट तो मंदिरों को खुल रहे हैं, और 15 मई को जो है बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। लेकिन कपाट खुलने तक ही ये जो यात्रा है वो सीमित रहेगी, और यात्रा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है जब तक कोरोना का संक्रमण काल है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा आघात एक तरह से अर्थव्यवस्था के तौर पर भी है, और कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला तो है ही, साथ में अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी चोट पहुंचाता। और इस समय जो राज्य सरकार है, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो कोरोना के संक्रमण काल से निपटने के साथ साथ जो अर्थव्यवस्था की लगातार गिरती हुई अर्थव्यवस्था है उसको संभालने की है। और शायद यही एक वजह है कि अगर मैं पर्टिकुलर उत्तराखंड की बात करूं तो उत्तराखंड में जो राज्य सरकार है वो इन दोनों पहलुओं पर विशेष ध्यान दे रही है। हालांकि आज जिस तरह से खबर आ रही है कि जो एक कोरोना संक्रमित मरीज थे उसकी मौत हो गई, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक पहली मौत राज्य में है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं हड़कंप मचना लाजमी सा है। लेकिन उसके अलावा अगर यहाँ पर बात की जाए अर्थव्यवस्था की, तो राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि इस अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला जा सकता है, और उसके लिए जो है फैक्ट्रियां हैं, जो औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं, उनको खोलने की यहाँ पर सलाह दे दी गई है, और लगभग फैक्ट्रियां खुल रही हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में पावर प्रोजेक्ट बहुत बड़ी संख्या में हैं, और इसके अलावा जो दूसरे फैक्ट्रियां हैं, उद्योग हैं, उनको भी खोलने की यहाँ पे मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरे पहलू की बात करें, क्योंकि उत्तराखंड जो है मैदानी और पहाड़ का एक समायोजित राज्य है, और इसमें जो मैदान के जो 3 जिले हैं और बाकी 10 जिले जो पहाड़ के हैं, तो वहां पर पहाड़ के जो जिले हैं वहां पर पलायन एक बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन इस लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि रिवर्स पलायन बहुत बड़ी संख्या में हुआ, और वो रिवर्स पलायन जिस हिसाब से हुआ है वो कहीं ना कहीं तकरीबन 60,000 से ज्यादा का आंकड़ा है जो रिवर्स पलायन करके उत्तराखंड पहुंचा है। और वो रिवर्स पलायन ने कहीं ना कहीं उत्तराखंड की जो आर्थिकी है उसको भी चोट पहुंचाई है, क्योंकि जिस तरह से जो लोग बाहर रहकर काम करते थे और वहां से जो मनी ऑर्डर या दूसरे माध्यम से जो पैसा पहाड़ पे आता था वो कहीं ना कहीं रुक गया है। तो इस समय हम कह सकते हैं कि उत्तराखंड जो है पूरी तरह से दोहरी मार झेल रहा है, क्योंकि जहां पर अर्थव्यवस्था को थामना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, वहीं संक्रमण काल जो कोरोना का है उसके साथ जो जंग है उसको भी लड़ना बहुत जरूरी हो गया। तो ऐसे में राज्य सरकार की जो चुनौती है वो दोगुनी
हो जा रही है। और ऐसे दुगनी चुनौती के साथ साथ, डबल चुनौती के साथ साथ राज्य सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि राज्य सरकार ने एक पूर्व IAS की निगरानी में एक समिति भी बनाई है जो कि सुझाव देगी सरकार को कि किस तरह से अर्थव्यवस्था को संभाला जा सकता है, रोजगार के नए सृजन किए जा सकते, कैसे नए अवसर मिलेंगे। तो ये तमाम तरह के प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल की स्थिति में चुनौती बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल महावीर जी, आपने सही कहा। और ये एक सबसे बड़ा संकट है। इस और भी तमाम राज्य सरकारों को भी ध्यान देना होगा और केंद्र सरकार के साथ मिलकर इसके बारे में अभी से सोचना जरूरी होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे पलायन शुरू हो चुका है। फिलहाल महावीर जी, आप हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि हमारे साथ लगातार उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा जुड़े हुए हैं। ऑटो एक्सपर्ट चंद्र प्रकाश माथुर जी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। माथुर साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद, थैंक यू जी। चंद्र प्रकाश जी, जिस प्रकार से बात की जा रही है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का संकट काल चल रहा है, ऐसे में सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, इंडस्ट्रीज कई बंद हो चुकी हैं और जो चल रही हैं उन्होंने अपने अपने कई ऐसे कर्मचारी हैं जिन्हें टाटा बाय बाय कर दिया है, अगर सीधे शब्दों में कहें तो। लेकिन अब जब लॉकडाउन खुलेगा, ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो ऑटो सेक्टर एक तरीके से कह सकते हैं कि पहले से ही मंदी की ओर जा रहा था और अब लॉकडाउन के चलते अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि मारुति कंपनी को बहुत बड़ा एक घाटा हुआ है। अब लॉकडाउन के बाद में चंद्र प्रकाश जी, क्या आपको लगता है कि ऑटो सेक्टर को क्या कुछ कदम उठाने चाहिए और सरकार से क्या आप आशा करते हैं ताकि ऑटो सेक्टर की मंदी या तो वापस अपने जो उनका एक रेगुलर जो एक स्तर था उस पर लौट आए या फिर ये भी फायदे में आ जाए? देखिए नितिन जी, आपका पॉइंट जो है लॉकडाउन के बाद की सिचुएशन को आप सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद क्या होने वाला है। तो जहां तक ऑटो सेक्टर का सवाल है, मैं इतना बता दूं कि ऑटो सेक्टर जो है सभी सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रभावित जो हुआ है इस लॉकडाउन से और इस पर्टिकुलर कोविड-19 से जी। ऑटो सेक्टर है जो पहले से ही पीड़ित था, इसलिए 18 महीने से ऑटो सेक्टर बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड था। और अभी जो कोविड चल रहा है उसके बाद आपको ये पता होगा कि ऑटो सेक्टर जो गाड़ियां हैं, कारें हैं, स्कूटर हैं, पर्टिकुलरली कारें हैं, ये एक्चुअली वो उन कैटेगरी प्रोडक्ट्स में नहीं आती हैं जो कि एसेंशियल प्रोडक्ट जैसे FMCG है, फूड एंड बेवरेज है जी। वो तो एक तरह का ऐसा चीज है जो हर आदमी को लगेगा। लेकिन कार खरीदना अब कस्टमर के लिए एक सेकंड प्रायोरिटी होगा, पर्टिकुलरली जो लग्जरी सेगमेंट है या कोई भी तरह की गाड़ी जो स्टेटस सिंबल के लिए हम लोग खरीदते थे वो तो बहुत पीछे चला जाएगा जी। तो कार खरीदना एक सेकंड प्रायोरिटी हो जाएगी। तो डिमांड बहुत ज्यादा टैपिड होने वाली है अगले तो इवन इफ लॉकडाउन खुलने के बाद भी मेरा जहां तक सवाल है, जो आप कह रहे हैं कि मैन पावर जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर्स ने और डीलर्स ने ऑलरेडी स्क्वीज कर दी है, उसको वापस ऐसा पैनिक सिचुएशन नहीं होगा कि उन मैन पावर की एकदम से जरूरत होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो स्केल ऑफ बिजनेस है, जो स्केल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, स्केल ऑफ रिटेलिंग है, वो पहले से काफी हद तक डाउन साइज और कम हो जाए, कंसाइज हो जाएगा जी। और ये मैं आपको बता दूं कि कोविड-19 के बाद जिस तरह की डिमांड कम हो रही है, उसके साथ साथ जो हमारे जो ऑटोमोबाइल के रिटेलर्स हैं, जिसको डीलरशिप बोला जाता है, वहां पर भी बहुत ही जबरदस्त बहुत चेंज आएगा, एक तरह का बदलाव आएगा उनको अपनी सेलिंग के अंदर। तो मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली जो चेंज का सबसे बड़ा आ रहा है कि जो रिटेलर्स हैं उनको बहुत बड़ा कॉस्ट आता है। एक तो मैन पावर का सबसे बड़ा कॉस्ट आता है, उनको अपने रेंटल एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस का आता है, इन्वेंट्री बहुत बड़ा एक एक्सपेंस होता है जो उनका इन्वेंट्री कॉस्ट आती है, जो वर्किंग कैपिटल कॉस्ट होती है जी। और दूसरी चीज ये है कि उनको कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट जिसे कहते हैं, जिसमें उनको बहुत सी मार्केटिंग करनी पड़ती है, बहुत से टेस्ट ड्राइव देने पड़ते हैं कस्टमर एक्वायर करने के लिए। तो ये सब कॉस्ट जो है ये इन सब कॉस्ट को रैशनलाइज तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की डाउन साइजिंग होगी उसमें मैन पावर डेफिनेटली रैशनलाइज होगा, ऑप्टिमाइज होगा। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस काफी हद तक कंट्रोल करने पे, नए किसी भी तरह के एक्सपांशन नहीं करने हैं किसी भी रिटेलर को या डीलर को। तीसरी चीज ये है कि अभी एक नया कंसेप्ट ये भी आ रहा है कि जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री ऑटोमोबाइल के अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है, उसके ऊपर काफी डिबेट चल रही है। डिबेट मतलब ये है कि जस्ट इन टाइम का मतलब ये कि डीलर इन्वेंट्री नहीं रखेंगे, कस्टमर की डिमांड के ऊपर वो माल जो कार है या स्कूटर है वो मंगवाएंगे। इसका मतलब ये होगा कि डीलर की इन्वेंट्री कॉस्ट जितनी अभी तो काफी कम हुई है,
लेकिन इससे भी वो उसको भी वो और फर्दर ट्यून डाउन कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने और सही। दूसरी चीज ये है कि जो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट है, जिस तरह से अभी सेलिंग चल रही है, उसको भी वो और आगे ठीक करेंगे। डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इन सब प्रॉब्लम का। बिल्कुल चंद्र प्रकाश जी, अभी ऐसा लग भी रहा है कि डिजिटलाइजेशन ही इस समय हमारे देश की इस अर्थव्यवस्था को वापस से अपने स्तर पर लाने के लिए, एक उच्च स्तर पर लाने के लिए एक सबसे बड़ा एक सॉल्यूशन सा दिखाई दे रहा है। खैर चंद्र प्रकाश जी, आप हमारे साथ में जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में आपको बता दें कि हमारे आर्थिक विश्लेषक पवन धवन जी भी जुड़ चुके हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। हाँ, नमस्कार जी। पवन जी, जिस प्रकार से अभी चंद्र प्रकाश जी बोल रहे थे, ऑटो सेक्टर की जो पहले से जो मंदी चल रही थी, अब लॉकडाउन की वजह से उसे और घाटा हुआ है। मारुति कंपनी की एक लेटेस्ट खबर आई है, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से कल बात हुई थी, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी के साथ में बात करी थी। उन्होंने एक मुद्दा जो उन्होंने उस पर डिस्कस कराया, उन्होंने कहा कि करीब 65,000 करोड़ रुपयों की इस समय अर्जेंट आवश्यकता है। क्या लगता है आपको, इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, और भारत की आर्थिक स्थिति लॉकडाउन के बाद कैसे और सुधर सकती है, क्या उपाय हमें करने चाहिए, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, कल रघुराम राजन जी ने और राहुल गांधी जी ने जो बातचीत की, उस पे तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन अगर वो 65,000 करोड़ की बात करते हैं तो जिन पुअर की बात की थी, जिन गरीब लोगों की बात की थी, तो 1,70,000 करोड़ रुपए सरकार ने 27 मार्च को ही गरीबों को दिए थे। ठीक है जी। और उसके बाद से विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से सरकार ने तकरीबन 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो की है जी। लेकिन शायद हमारे चैलेंजेस जो आज, अब ये कोरोना का चैलेंज तो हम सब लोग और हमारी सरकार और हमारे शासन प्रशासन बहुत मुस्तैदी से निपट रहे हैं, लेकिन अब जो सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है वो बिजनेस कम्युनिटी का निकल के आ रहा है। बिजनेस कम्युनिटी के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि खास तौर से दो सर्कुलर्स हुए हैं इस कोविड से रिलेटेड। एक एमएचए की गाइडलाइन भी थी कि सारे बिजनेस कम्युनिटीज और इंडस्ट्रीज जो हैं वो अपने लेबर को सैलरी का भुगतान करें अवश्य जी। और अगर उसमें कई लोगों ने ये भी ऐड किया कि अवश्य अगर संभव हो तो आप उनको एडवांस पेमेंट भी कर दें। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप ये देखिए कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो स्मॉल और मीडियम बिजनेस इंटरप्राइजेज है, आज आप उनकी त्रासदी समझिए। उनकी त्रासदी ये है कि 18 मार्च के बाद, बल्कि 18 मार्च क्या, उसको थोड़ा सा और पहले भी ले लें, क्योंकि वो पीरियड होली और होली के बाद वो मार्केट के वो रिवाइवल्स नहीं हो पाए थे। तो ये पूरा मार्च और पूरा अप्रैल, ये 2 महीने का समय एक ऐसा निकला था जिसमें कि उनकी कैश फ्लोज काफी कम हो गए थे बिकॉज ऑफ फेस्टिवल एंड देन बिकॉज ऑफ एनुअल क्लोजिंग एंड देन बिकॉज ऑफ दिस कोविड। और वो लगातार 2 महीने उनकी जो है इनकमिंग 0 हो गई है। लेकिन हमारी सरकार उस बिजनेस कम्युनिटी से अपेक्षा करती है कि वो अपने सारे खर्चे, अपने स्टाफ की सैलरी, बिजली, पानी, सब कुछ वो पे करती रहे। तो शायद ये एक त्रासदी है। उसके कंपैरिजन में आप सैलरीड क्लास को देखें, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देखें, सबको सैलरीज मिली हैं, सबको सैलरीज मिली और सबने उनके खर्चे काफी कर्टेल हुए। उसके कंपैरिजन में जो हमारा बिजनेस क्लास है, जो हमारे एसएमईज हैं, जो हमारे ट्रेडर्स हैं, हम बड़े इंडस्ट्रीज की बात नहीं करते, टाटा, बिरला, अंबानी, इनकी बात नहीं, अडानी की बात नहीं करते, लेकिन जो हमारे मीडियम बिजनेस क्लासेस इंडस्ट्रीज हैं, आज उनकी बात समझिए। तो उनको अपने घर का खर्चे की तो बात आप छोड़ दीजिए, उनको अपने एम्प्लॉयज को पालना है, उनको बिजली का खर्चा देना है, उनको रेंट देना है, उनके तमाम फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो एज इट इज बरकरार हैं। उनको वो खर्चे भी पूरे करने हैं और उसके साथ साथ अपने खर्चे भी देने हैं। तो इस विषय पे मैं ये उम्मीद कर रहा था कि भारत सरकार जल्द से जल्द कोई नियम इसमें लाएगी, कुछ रिलीफ पैकेजेस लाएगी, लेकिन लगातार पिछले 15 दिन से हम लोग इस बात को सुन रहे हैं कि डिस्कशन हो रहे हैं, पीएम और एफएम की मीटिंग हो रही है, इंडस्ट्री से मीटिंग हो रही है, सुझाव मांगे गए, लेकिन अभी तक ये रिलीफ नहीं हुई है और आज 1 मई हो गई है। इसमें मेरे कुछ सुझाव हैं, आप
के चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं सरकार को कि कुछ बेसिक चीजों पे जिसमें कि कम से कम कॉस्ट में वो ज्यादा से ज्यादा लिक्विडिटी मार्केट में फ्लो कर सकते हैं और बिजनेसेस को रिलीफ दे सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला ये सुझाव है कि तमाम हमारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो गवर्नमेंट सप्लाईज पे वर्क करती हैं। तमाम उनके प्रोडक्शन जो हैं, उनके आउटपुट्स जो हैं वो किसी न किसी माध्यम से गवर्नमेंट के किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन से सप्लाई किए जाते हैं। तो और उन सप्लाईज में नॉर्मली 30 days, 40 days, 50 days, 60 days एज पर द बिजनेस मॉडल वहां पे क्रेडिट रहता है। लेकिन त्रासदी ये है कि वहां से उन सप्लायर्स को सरकार के उन ऑर्गेनाइजेशन से पैसा अपने पेमेंट नहीं मिल पा रहे। ये 60 दिन का समय भी निकल गया है। सरकार को तुरंत उन समस्त ऑर्गेनाइजेशन को ये हिदायत देनी चाहिए कि अगर सप्लायर का बिल वेरीफाई नहीं हो पाया है, अगर मटेरियल डिलीवर हो गया है, सर्विसेज डिलीवर हो चुकी हैं, लेकिन उनके वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसीजर अगर लंबित है तो 70%, 80% ऑफ द पेमेंट शुड इमीडिएटली बी रिलीज टू द इंडस्ट्री। ये पहला मेरा सुझाव है। दूसरा, जो एमएचए की गाइडलाइन आई थी कि एम्प्लॉय को आप तुरंत सैलरी दें, उनकी सैलरी ना रोके, उनकी सैलरी ना काटे। देखिए, कोई भी बिजनेस मॉडल अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस से सर्वाइव करता है, अपने लॉसेस से को कंट्रोल कर ले, इससे सर्वाइव करता है। तो मुझको लगता है कि ये इंडस्ट्री और बिजनेसेस के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज से बात करके उनको हैप्पी करते हुए क्या कर्टेलमेंट ले सकते हैं, क्या सपोज 50% सैलरी अभी दे दी जाए और 50% सैलरी आगे 6 महीने में जैसी चीजें रिकवर हो जाती हैं तब की जाए। एटलीस्ट इससे इंडस्ट्री को एक रिलीफ मिलेगी और साथ साथ नेचुरली हर इंडस्ट्री, हर बिजनेस ओनर ये चाहता है कि उसकी एम्प्लॉइज उसके एसेट्स हैं और उन एसेट्स के जीवन पोषण की जिम्मेदारी भी वो भरपूर निभाते हैं। लेकिन शायद ये इम्पोज करना कि आप उनको सैलरी देंगे, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी संदर्भ में निर्णय लिया इनकी प्लीज रिजेक्ट करनी कि नहीं साहब हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे, तो मुझको लगता है बिजनेस कम्युनिटी के लिए एक ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली डिसीजन रहा है। दूसरा मेरा सुझाव ये है, मैं 5 मिनट और लूंगा आपके, अगर आप करें। दूसरा सुझाव ये मेरा है कि देखिए, सारे बिजनेसेस बैंक के लोन पर चलते हैं और ये 2 महीने तो बीत ही गए और अगला महीना भी मुझको उम्मीद है कि बिजनेस का वो सर्कुलेशन नहीं स्टार्ट हो पाएगा। तो अप्रैल, मई और जून, इन 3 महीने का इंटरेस्ट को सरकार को माफी देनी चाहिए बिजनेस की। बिजनेसेस के जो लोन्स चल रहे हैं, चाहे वो वर्किंग कैपिटल के रूप में हो, चाहे वो टर्म लोन के रूप में हो, जितने बिजनेसेस लोन, उसके लिए वो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि 500 करोड़ के टर्नओवर से नीचे वाली कंपनीज को हम लेंगे या 200 करोड़ से नीचे वाले टर्नओवर की कंपनीज को लेंगे या ऑर्गेनाइजेशन को लेंगे या एंटिटीज को लेंगे। लेकिन उनको ब्याज की, इस पीरियड के ब्याज की माफी मिलनी चाहिए, ये उनका एक जेन्युइन राइट है। दूसरा, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पावर का फिक्स चार्ज नहीं चार्ज होगा, इसके बारे में आदेश अप्रैल के फर्स्ट वीक में ही कर दिया था। लेकिन मेरा आपको ये इस चैनल के माध्यम से मैं ये चाहूंगा कि इस आदेश का क्रियान्वयन आज तक नहीं हुआ है। आज भी बिल उसी हिसाब से जनरेट हो रहे हैं। इंडस्ट्रीज एंड बिजनेसेस आर एक्सपेक्टेड टू पे दोज बिल्स इन टाइम। जी बिल्कुल पवन जी, माफ कीजिएगा मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, उस समय भी अब इजाजत नहीं देता है। और आपने जिस प्रकार से जो सुझाव दिए हैं हमारे न सिर्फ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में क्या कुछ बुनियादी चेंजेस करके हम सुधार ला सकते हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को हम वापस पटरी पर ला सकते हैं, वो सुझाव वाकई में काबिल तारीफ है। और इस और भी अब सरकारों को सोचना चाहिए और सिर्फ जैसा कि आपने बिजली के बिल की आपने बात करी, सिर्फ घोषणाएं ना करें, उसका क्रियान्वयन भी हो, इसे भी सुनिश्चित करें। फिलहाल आप हमारे साथ में जुड़े, डॉक्टर चंद्रसेन जी लगातार हमारे साथ बने रहे। आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि सबसे पहली और सबसे मुख्य बात यह है प्रवासियों का आवागमन, इसको सुनिश्चित ये करना चाहिए कि क्या ये कोरोना से संक्रमित है या नहीं। और दूसरा, जिस प्रकार से इंदौर की डॉक्टर का एक उदाहरण यहां पर आया था, इसी चर्चा में आया था, हो सकता है कि जो भी प्रवासी इधर से उधर मूव कर रहे हो वो भी शायद कोरोना से संक्रमित हो। इस चीज को सबसे पहले सुनिश्चित करना चाहिए, उसी के बाद में एक राज्य से दूसरे राज्य में उन्हें भेजना चाहिए। और दूसरा,
जैसा कि अभी हमारे आर्थिक विश्लेषक पवन धवन जी ने कहा कि लॉकडाउन के तहत आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए सरकारें तमाम प्रयास उठा तो रही हैं, लेकिन क्या वो प्रयास जमीनी स्तर पर उतर रहे हैं या नहीं, इसे भी सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। और यही कुछ बुनियादी कदम है जिसकी वजह से हम हमारी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।